हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बाइनरी एजुकेशन। आज हम बात करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसे समझने के लिए पहले हमें एक थ्योरी को समझना पड़ेगा जो कि है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ये थ्योरी दी थी मैक्स प्लांक ने। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उससे, चाहे फिर वो यूवी हो या विजिबल हो या फिर किसी और तरीके की हो, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उससे जो भी रेडिएशंस निकलती हैं, रेडिएशंस रिलीज़ हो रही हैं, वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज़ होती है। इन पैकेट्स को मैक्स प्लांक ने नाम दिया फोटोन या फिर क्वांटा। इन्होंने कहा कि लाइट के पार्टिकल्स को एक फिक्स्ड एनर्जी चाहिए होती है बाहर निकलने के लिए। मीन्स लाइट के पार्टिकल्स हैं या फिर कहो हम रेडिएशंस, एक फिक्स्ड एनर्जी लेकर रिलीज़ हो जाते हैं। इसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी जो है E=H × F, जिसमें H है प्लांक कांस्टेंट। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये बदलती रहती है। फ़िलहाल प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जो हम लेते हैं वो है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। यहाँ पे F डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी को। इस यहाँ पे F की जगह पे कई जगह फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू शब्द का यूज़ भी किया जाता है। न्यू, ये साइन यूज़ होता है। और यहाँ पे E हमारा रहेगा एनर्जी के लिए। मैक्स प्लैंक ने कहा कि किसी भी वेव की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक होती है उसकी वेवलेंथ जो कि हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, एक होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि F है, या फिर इसे हम न्यू लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, F या न्यू। और एक रहेगी इसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड, इसे हम स्पीड भी कह सकते हैं, मतलब स्पीड ही होता है एक्चुअली, क्या कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो हम अगर हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है कि अगर किसी चीज़ की स्पीड पता करनी हो तो वो इक्वल होती है वेवलेंथ × फ्रीक्वेंसी के। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ जाती है, ये रहेगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे मैक्सवेल, ये जो प्लांक हैं वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। लाइट की स्पीड को हम c से डिनोट करते हैं। तो इनके हिसाब से v, जो हमने यहाँ पे स्पीड ली थी, वेलोसिटी ली थी, वो इक्वल होती है लाइट की स्पीड के। ये हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम इस इक्वेशन को रखते हैं इक्वेशन सेकंड में, यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारा c = लैम्डा फ्रीक्वेंसी होता है, इक्वेशन 4। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ की पता करनी हो तो वो हो जाएगी स्पीड बाय वेवलेंथ = फ्रीक्वेंसी। ये हमारी आ जाती है इक्वेशन 5। तो अगर हम इस इक्वेशन 5 की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में यहाँ पर, तो हमें इक्वेशन मिलती है E=H, या फ्रीक्वेंसी की जगह आएगा c/λ। ये हमारी हो गई इक्वेशन 6। तो इस इक्वेशन के थ्रू प्लैंक ने बता दिया कि जो लाइट होती है वो 2 तरीके के बिहेवियर शो करती है, एक वेव की तरह और एक पार्टिकल की तरह। ये इक्वेशन हमारी हुई मैक्स प्लैंक इक्वेशन। इसके बाद आते हैं डी ब्रोगली भाई साहब। हम बात करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस एक तरीके से सजेशन होता है।
तो डी ब्रॉगली ने ये बोला कि जिस तरीके से प्लैंक ने लाइट के लिए ये बात बोली कि वो वेव और पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है, उसी तरीके से एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है, वो भी दोनों तरीके का नेचर शो करता है। वो एज अ वेव भी बिहेव करता है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है। उन्होंने इसका मास रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kg और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इन्हीं के अंडर काम करने वाले दो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम रहा डेविसन एंड जर्मर। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट। जो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा और इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्रैक्शन से इन्होंने ये बात प्रूव कर दी कि इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर भी शो करते हैं, क्योंकि एक डिफ्रैक्शन हमेशा वेव्स ही शो करती है, ना कि कोई पार्टिकल। इसके बाद यहाँ पे दो क्वेश्चंस अराइज हुए कि अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो इसकी कोई वेवलेंथ होनी चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो इसका कोई मास और इसकी कोई वेलोसिटी होनी चाहिए। तो मास और वेलोसिटी जो हमें ऑलरेडी पता थी इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ये तो हमें पहले से पता था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव की तरह वेव है तो इस कंडीशन में डी ब्रोगली ने हमें एक इक्वेशन दी जो है लैम्डा इक्वल्स टू h बाय मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मीन्स ये इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय मास इनटू वेलोसिटी। तो धीरे धीरे ये बात होने लगी कि जितने भी मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, आप हैं, हम हैं, एनिमल्स हैं, या कुछ भी जो भी मूविंग है, वो सब चीज़ें दो तरीके का नेचर रखती है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। मीन्स कोई भी चीज़ जो मोशन कर रही है वो दोनों तरीके के नेचर शो करे। अब इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब सारी जितने भी मूविंग पार्टिकल चीज़ें होती हैं, मूविंग चीज़ें होती हैं, वो सब दोनों तरीके के नेचर शो करते हैं, पार्टिकल और वेव। उन्होंने हमें दो एग्जाम्पल लेके बताया। एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया इलेक्ट्रॉन का और एक लिया एक क्रिकेट बॉल का। उन्होंने कहा कि हम मान लेते हैं कि एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास 100 ग्राम है, जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और जिसकी वेवलेंथ का वेवलेंथ का फॉर्मूला इन्होंने दिया ही था, लैम्डा इज इक्वल टू h m इंटू वी। तो हम h की वैल्यू, हमें प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दी 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकेंड बाय 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट्स आएंगे 3.313 इंटू 10⁻34। ये 100 से यहाँ से गया 3.313, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास में ये वैल्यू आ जाती है।
इस वैल्यू को अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसे एमस्ट्रॉन्ग में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एमस्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर इसे एमस्ट्रॉन्ग में हमने चेंज किया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.313 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 एमस्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत 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 कम वैल्यू है लैम्डा की। एक मान लेते हैं कि बिल्कुल न के बराबर ही वैल्यू है, इसे हम मेज़र नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मेजर्ड। फिर इन्होंने एग्जाम्पल लिया सेकंड, जो कि है इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg है। फिर उसके बाद में इसके वेलोसिटी है वो है 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मिनट पर सेकेंड। उसके बाद उन्होंने अपना फॉर्मूला इसमें लगाया, जहाँ पे प्लांक कांस्टेंट बाय मोमेंटम आ गया। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हम रख देते हैं, फिर नीचे हम मोमेंटम रख देते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। जब इसे हम सॉल्व करते हैं, ये बहुत बार सॉल्व कर लिया है एक्चुअली, इसके आप डायरेक्ट वैल्यू याद कर लीजिए, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.2 एमस्ट्रॉन्ग के अक्रॉस इसकी वैल्यू आती है। ये वैल्यू जो हमने क्रिकेट बॉल की वैल्यू निकाली थी उससे काफ़ी ज़्यादा है और ये मेज़र की जा सकती है। तो इससे उन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला, डी ब्रॉगली ने ये रिज़ल्ट निकाला कि सभी मूविंग पार्टिकल्स हैं वो दोनों नेचर शो करते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। पर जो ये थ्योरी है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की, ये सिर्फ एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स पर। या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा एप्लीकेबल इन्हीं पर हैं। बहुत रेयर केस पे ये अदर जो नेक्ड आई से देख सकते हैं उन पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल होगी। तो इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी, इन्होंने कहा कि एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल is a wave whose wavelength is given by lambda is equal to h by momentum और lambda is equal to h by mass into v। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो ये हो गई हमारी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आने वाले जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच।